नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका जेसीईआरटी किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास जेसीईआरटी जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा जेसीईआरटी जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे आज का। मौर्य साम्राज्य के शासक का नाम है। मौर्य साम्राज्य के शासक कौन कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या सभी? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, देखिए मौर्य साम्राज्य में जो शासक हुए, मुख्य शासक, उनका नाम आपको याद रखना है। तो उसके लिए याद रखिएगा, चंद्रमा क्या होता है? अस्त हो जाता है। तो चंद्रमा के लिए लिखिएगा चंद्रमा और एक बिंदु के समान बड़ा होता है, तो चंद्र बिंदु अस्त हुआ। ठीक है, क्या याद रखेंगे? मौर्य साम्राज्य के लिए याद रखेंगे चंद्र बिंदु अस्त हुआ। यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक या सबसे पहले शासक के रूप में यहाँ पर हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उनका बेटा हो गया बिंदुसार और उसके बाद उनका बेटा हो गया अशोक। ठीक है, यानी पहला जो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। देखिए यहाँ और भी प्रश्न बन गए कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक में नाम आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? अशोक। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। अशोक के दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। इतना से आप देखिए कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ गया चंद्र बिंदु अस्त हुआ, तो सबसे पहला हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? बिंदुसार। उसके बाद हो गया अशोक। ठीक, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम हो गया बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम हो गया अशोक। यानी अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दादा का नाम हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, प्रश्न झारखंड टेट में पूछ दिया था। ठीक है, इसी को याद रखने के बाद आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से सारा चीज मिल जाएगा आपको। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, शासक में बिंदुसार भी है, अशोक भी है। यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपके लिए बना बनाया हुआ पीडीएफ मिल रहा है, आप सभी जुड़िए और देखिए चंद्र बिंदु अस्त हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, बी से बिंदुसार और से अशोक है। ठीक है, प्रश्न बन गया मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताएं। देखिए इससे ही बन गया, जो शुरू बार है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। ठीक है, चंद्रगुप्त। अशोक के दादा का क्या नाम था? देखिए प्रश्न ये पूछा गया था झारखंड टेट 2016 में, 2012 में आया हुआ ये प्रश्न है कि अशोक के दादा का नाम क्या था। ठीक है, बिंदुसार था, प्रसन्नजीत था, चंद्रगुप्त मौर्य था, कोई नहीं था। ठीक है, तो इसका हमने क्या क्या सीरीज बनाया था? चंद्र बिंदु अस्त हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, इसके पिता हो गए इसके बेटे हो गए बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा हो गया अशोक। ठीक है, तो अशोक के पिता बिंदुसार, अशोक के पिता का पिता क्या लगेंगे? दादा लगेंगे। तो अशोक के दादा का नाम हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है ये मकबरा से है। ठीक है, क्या है? मकबरा से है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल, दिल्ली, औरंगाबाद या कोई नहीं। ठीक है, तो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल है। ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल है। आपको यहाँ पर देख लेना है कि बाबर का मकबरा जो है आपको काबुल में है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस मकबरा से आप यहाँ पर जो है बहुत सारा चीज़ याद कर सकते हैं। आपके लिए देखिए एक ट्रिक लेकर के हम आए हुए, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है मुगल साम्राज्य के शासक और उसके मकबरे का नाम याद रखने का ट्रिक। ठीक है, मुगल साम्राज्य के शासक को किस तरह से याद रखिएगा? तो देखिए लिखा हुआ भाजपा का रैली होता है ना, भाजपा का रैली, तो वही भाज सो याद रखिएगा। सो मने
रैली। तो भाज सो याद रखिएगा, ये मुगल साम्राज्य के शासक का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के शासक भाज सो हो गया। तो बी से हो गया बाबर, ए से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां, ओ से हो गया औरंगजेब। ठीक है, भाज सो। ठीक, अब इसका मकबरा का नाम याद रखने के लिए याद रखिएगा का दीदी शिला आबाद बड़ू। ठीक है, का दी शिला आबाद बड़ू की नहीं। ठीक है, तो का शुरू से रखिएगा, बी के सामने का, फिर दी है तो दी रखिएगा, फिर शिला में सी और ला अलग अलग रहेगा तो सी और ला लिखिएगा, आबाद में आ और बाद रहेगा। ठीक, तो यहाँ बाबर के सामने का है तो बाबर का मकबरा काबुल में होगा। हुमायूं के सामने दी है तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अकबर के सामने सी है तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है। जहांगीर के सामने ला है तो लाहौर में स्थित है। शाहजहां के सामने आ है तो आगरा में, और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। इस मकबरा से एक प्रश्न आपका रह सकता है। इस तरह से एक दो बार लिख लीजिएगा आप, तो आराम से जो है यहाँ पर मकबरा का नाम आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 बार सीरीज को बैठा लीजिएगा। ठीक ना, मकबरा एक प्रश्न आपका छपता है एग्जाम में। चलिए, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है बताइए। अभी देखिए औरंगजेब और आबाद, तो औरंगजेब बाद में आया। ठीक है, तो औरंगजेब बाद यानी औरंगाबाद। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, भाजसो और का दी सी ला आबाद। ठीक है, क्लियर। इससे किसका याद हो गया, तो बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सब का याद हो गया। कहीं से भी आएगा आप एकदम टिक करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, कोई पूछेगा बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, काबुल है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, सिकंदराबाद। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर। शाहजहां का आगरा, औरंगजेब का औरंगाबाद। क्लियर, मकबरा से प्रश्न क्लियर हो गया है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर आप आगे जो प्रश्न आएगा वो आपका देखिए, यहाँ पर टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा अकबर का। ठीक है, अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक का नाम है। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक का नाम क्या है आपको बताना है। बैजू बावरे, बाबा रामदास, तानसेन या सभी। ठीक है, तो देखिए अकबर का जो शासनकाल के प्रमुख गायक का नाम याद रखना है, तो उसके लिए याद रखिएगा गायक में कि बैजू का बारात आया। किसका बारात आया, बैजू का बारात आया। इसी पर आपको अकबर के शासनकाल के जो मुख्य गायक थे उनका नाम याद हो जाएगा। ठीक है, किसका बारात आया, बैजू का बारात आया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रिक आपको हमने बना दिया है। बैजू से बैजू बाबरे, बारात में बा, रा और त। बा से बाज बहादुर, रा से बाबा रामदास और ता से तानसेन। ठीक है, प्रमुख गायक में तानसेन थे। ठीक है, तो ये अकबर के दरबार में कौन कौन थे प्रमुख गायक, बैजू बाबरे थे, बाज बहादुर थे, बाबा रामदास थे और तानसेन थे। ठीक है, और मुख्य गायक के रूप में तानसेन का नाम आता है। तो प्रश्न देखिए ये आया हुआ था आपका जेटेट में, तानसेन किसके दरबार का प्रमुख गायक है। तानसेन किसके दरबार में प्रमुख गायक थे, बाबर, हुमायूं, अकबर या सभी। ठीक है, तो तानसेन किसके दरबार में गए थे, तो अकबर के दरबार के प्रमुख गायक थे। अकबर के दरबार में कौन कौन हुए प्रमुख गायक, तो अकबर के दरबार में बैजू बाबरे भी थे, बाबा रामदास भी थे और तानसेन भी थे। और याद रखिएगा अकबर का जब आएगा तो बैजू का बारात याद रख लीजिएगा, उसके प्रमुख गायक हो जाएंगे। और तानसेन अकबर के दरबार में थे। यह बहुत ही MBBI प्रश्न है, यहाँ से बार बार प्रश्न निकल के आपको एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो आप सभी इसको देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न छपना रहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया आपको बताना है। हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या कोई नहीं। ठीक है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। देखिए इसके लिए याद रखिएगा, हवन से हर्ष होता है। जिस घर में हवन जलता है वहाँ क्या होता है, खुशियाँ आती है ना। हवन से हर्ष होता है। हवन से हो गया क्या चीज़, ह्वेनसांग। हवन से हो गया ह्वेनसांग और हर्ष से हो गया हर्षवर्धन। ठीक है, तो हवन से हर्ष होता है। हवन से हर्ष होता है। पूजा पाठ जब भी होता है तो उसमें हवन किया जाता है खुशी के लिए। हवन में ये से हो गया ह्वेनसांग, क्या हो गया ह्वेनसांग, और हर्ष से हो गया हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल भारत आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपके लिए बना दिए हैं, हवन से हर्ष होता है। हवन से ह्वेनसांग और हर्ष से हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग चीनी बौद्ध यात्री था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कतर की राजधानी कहाँ है बताना है आपको, दोहा,
मनीला, टोक्यो या कोई नहीं। या कतर की राजधानी क्या है और कतर की मुद्रा का नाम क्या है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए यहाँ पे ट्रिक आपको हमने बना दिया है। क्या बनाया है, कतर दो रिया को, कतर की राजधानी दोहा, दो से दोहा और मुद्रा का नाम रियाल है। यानी कतर की राजधानी दोहा है और कतर की मुद्रा का नाम क्या है, रियाल है। दोनों प्रश्न आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं कि कतर की राजधानी कहाँ है, तो दोहा है, और कतर की मुद्रा का नाम क्या है, रियाल है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर आपके लिए क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ट्रिकी लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, शक संवत का स्थापना किसने किया, आपको बताना है। शक संवत का स्थापना किसने किया, कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, किसने। ठीक है, तो देखिए शक, शक है क से कनिष्क, शक संवत की स्थापना क से कनिष्क, शक संवत का स्थापना किसने किया, कनिष्क ने किया। याद रखिएगा, कैसे याद रखिएगा, तो शक, याद आया, शक है क से स्टार्ट रखिएगा, कनिष्क, आपको ऑप्शन ही इस तरह का मिल जाएगा। तो शक संवत की स्थापना किसने किया, कनिष्क ने किया। ठीक है, चलिए विक्रम संवत का स्थापना किसने किया, विक्रम संवत का स्थापना किसने किया, आपको बताना है। कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या कोई नहीं। ठीक है, विक्रम संवत का स्थापना किसने किया, आपको क्लियर करना है। देखिए विक्रम संवत का स्थापना किसने किया, तो विक्रम संवत, विक्रम, ठीक है, तो विक्रमादित्य याद कर लीजिएगा। विक्रम संवत मतलब विक्रम है तो विक्रमादित्य हो जाएगा। क्लियर, नाम के साथ ही उसका आंसर निकल रहा है। संवत को याद कर लीजिएगा, संवत से प्रश्न आपके रहते हैं। ठीक है, तो विक्रम संवत का स्थापना किसने किया, विक्रमादित्य ने किया। आंसर किससे निकला, उसके नाम से ही निकला, विक्रम से बनेगा विक्रमादित्य। क्या बनेगा, विक्रमादित्य बनेगा। तो विक्रम संवत का स्थापना विक्रमादित्य ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त संवत का स्थापना किसने किया, गुप्त संवत का स्थापना किसने किया, आपको बताना है। ठीक है, देखिए गुप्त संवत का विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, अकबर या कोई नहीं। ठीक, गुप्त है, याद रखिए क्या है, गुप्त संवत है, गुप्त से बनाइए, क्या बन जाएगा बताइए, चंद्रगुप्त, गुप्त से बन जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या बन जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो गुप्त संवत का स्थापना किसने किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है। क्लियर हो गया होगा। विक्रम संवत का विक्रमादित्य, शक संवत का क से कनिष्क और गुप्त संवत का गुप्त से होता है चंद्रगुप्त स्टार्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है। ठीक है, चलिए इलाही संवत का किसने स्थापना किया, इलाही संवत का स्थापना किसने किया। ठीक है, याद रखिएगा, इलाही संवत का विक्रमादित्य, अकबर, कनिष्क। ठीक है, आप सुने होंगे अल्लाहू अकबर, सुने हैं, अल्लाहू अकबर। ठीक है, अल्लाहू अकबर। ठीक है, इलाही अकबर, मतलब याद रखिएगा कि इलाही संवत का स्थापना अकबर ने किया, इसलिए हम आपको चिल्ला रहे थे। ठीक है, तो अल्लाहू अकबर या इलाही कहिएगा, अकबर याद रखने के लिए। तो इलाही संवत का स्थापना अकबर ने किया है। ठीक है, अल्लाहू अकबर मतलब इलाही संवत की स्थापना अकबर ने किया है। राइट आंसर इसका बी होगा, याद करके चले जाइएगा। नाम के साथ ही सारा कुछ आपको जो है इसमें मिल गया। क्या मिल, संविधान सभा को कहा जाता है, संविधान सभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तर भारत, लघु भारत, दीर्घ भारत, कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा को संविधान का सार यानी लघु भारत भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लघु भारत। संविधान सभा की प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ, संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946, 29 दिसंबर 1947, 28 दिसंबर 1948 या कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई, कभी कभी स्थान भी देखिए पूछ दिया जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, देखिए बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा में 2 प्रकार के अध्यक्ष हुए, एक अस्थायी और एक अस्थायी। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा के 2 दिन बाद जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो आपके बन गए थे डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था? संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था? ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, भीमराव अंबेडकर द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, या कोई नहीं। ठीक है। तो संविधान निर्माण की दिशा में जो सबसे पहला कदम था वो आपका जवाहरलाल नेहरू की तरफ से जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसी को पहला कदम माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ठीक है, कब किया गया आपको बताना है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, या कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को इनके द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य पारित किया गया। ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर कुछ घटना है जिसका हम जिक्र कर देते हैं। यह नोट्स बना हुआ है, आपको याद कर लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। एकदम याद रखिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए। ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है। अब देखिए 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 2 दिन बाद तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। ठीक है। चलिए अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्लियर? 9, 11, 13 याद रखिएगा तीनों डेट को। यहाँ से एक डेट हो सके कि आपके एग्जाम में निकल के आ जाए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए प्रारूप समिति के सदस्य तो याद ही रखिएगा, प्रत्येक सदस्य के काम भी याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आता है। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी से एक प्रश्न हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए, तो उसको भी देख लीजिएगा। ऐसे इसमें सारा कुछ आपको बनाया हुआ मिलेगा, और 6 to 10 तक अभी कंप्लीट बना हुआ, उसको भी करवा देंगे। और बाकी जो न्यू सिलेबस आया है उसका चल रहा है। ठीक है, उसका भी नोट्स बन रहा है। तो आप सभी को यहाँ पर जुड़ जाइएगा। बहुत ही अच्छी तरह से आपको JCERT किताब से तैयारी हो जाएगा, वहाँ से कोई भी प्रश्न छूटने का बात नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो है आपको JCERT का ही बनाना है, हैंड रिटन नोट्स का ही बनाना है। बाहर का बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 7 या 8? ठीक है। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? भारत, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान जो है वो आपका भारत का ही है। ठीक है। भारत का ही संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, क्योंकि यह विभिन्न देशों से घूम घूम करके ला करके बनाया गया है। ठीक है। इनमें कौन संविधान की सूची में शामिल है? संविधान की सूची में कौन शामिल है आपको बताना है। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, सभी। ठीक है। तो सूची में 3 होता है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, और तीनों जो है संविधान की सूची में शामिल है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? ठीक है। हमारे पास संघ सूची है, राज सूची है, और यहाँ पर समवर्ती सूची है। ठीक है। तो संघ सूची पर जो नियम बनाने का अधिकार है वो आपको केंद्र सूची का है, राज सूची पर राज्य सरकार का है, और समवर्ती सूची पर दोनों का होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? तो संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाता है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है आपको बताना। ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न आ गया, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? प्रश्न पूछा हुआ है, एग्जाम में आपका आया हुआ है। ठीक है। तो राज्य सूची पर कौन बनाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों, या कोई नहीं? तो राज्य सूची राज्य का विषय होता है, इसलिए इस पर जो नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, वो राज्य सरकार बनाती है। कौन आती है? राज्य सरकार। राइट आंसर राज्य सरकार, बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। ठीक है। तो समवर्ती सूची जो है केंद्र और राज्य का विषय है, केंद्र और राज्य का विषय है, इसलिए समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही बना सकती है। ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही बना सकती है। समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद हो, समवर्ती सूची में
यदि दोनों सरकार के बीच मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो अंतिम रूप पर निर्णय किसका काम करेगा? ठीक है, समवर्ती सूची जो है केंद्र और राज्य से मिल करके बनाया हुआ सरकार है, ठीक है, सूची है। तो इसमें अगर मान लीजिए किसी तरह का केंद्र और राज्य के बीच मतभेद हो जाए तो उस पर अंतिम निर्णय किसका चलता है? अंतिम निर्णय किसका चलता है? तो अंतिम निर्णय होता है केंद्र सरकार का। किसका होता है? केंद्र सरकार का अंतिम निर्णय होता है। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं, ठीक है। तो शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही MBBI प्रश्न है, एकदम रट्टा मार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समवर्ती सूची से एक प्रश्न बहुत बार आया है, हर बार आपके एग्जाम में आ रहा है, जेटेट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? बताना है स्वास्थ्य जो है वो किस सूची का विषय है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कोई नहीं। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है, ये भी समवर्ती सूची में ही आता है, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है शिक्षा किस सूची का विषय है। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। लेकिन आप इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी 1-2 बार आया हुआ है कि स्वास्थ्य किस सूची का विषय है। तो स्वास्थ्य जो है समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। पर्यावरण किस सूची का विषय है? आपको बताना है कि पर्यावरण जो है किस सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं, ठीक है। तो पर्यावरण भी आपका समवर्ती सूची का ही विषय है, यानी याद रख लीजिएगा, शिक्षा हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया और पर्यावरण, तीनों प्रश्न पूछे हुए हैं और तीनों JCERT किताब से निकले हुए हैं, इसलिए तीनों में से एक आ सकता है, कंप्लीट होकर रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट्स भी आपको हमने बना दिया है, नोट्स बना दिया है। क्या बनाया हुआ है? देखिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और पर्यावरण, ये तीनों ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकार कानून बनाती है, अतः यह समवर्ती सूची का विषय है, कंप्लीट रहिएगा, ठीक है। भूमि, कृषि, पुलिस किस सूची का विषय है? भूमि है, कृषि है, पुलिस है, किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं, ठीक है। तो भूमि, कृषि और पुलिस ये जो है आपका राज्य के अंतर्गत आता है, तो आपको राज्य सूची का विषय चला जाएगा, ठीक है। चलिए, सुरक्षा, वित्त और संचार, सुरक्षा, वित्त और संचार किस सूची का विषय है? सुरक्षा है, वित्त है, संचार है, किस सूची का? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कोई नहीं। तो सुरक्षा संघ का, वित्त संघ का, ये संघ सूची का विषय है, ये तीनों जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपको बताना है। 8 मार्च, 9 मार्च, 20 मार्च, कोई नहीं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी है? देखिए, ये आपका अभी न्यू सिलेबस में है, न्यू सिलेबस में है 2011 की जनगणना, ठीक है। इसको देखिए कैसे याद करेंगे, पुरुष, महिला और औसत, ये तीनों प्रश्न एक नहीं एक आपके एग्जाम में रहता है। याद करने का बहुत अच्छा तरीका इसका बता देते हैं आपको। देखिए कैसे याद रखिएगा 5, 6, 6, 7, 7, 8, ठीक। ऊपर जो रहेगी महिला, ऊपर कौन रहेगी याद रख लीजिएगा, महिला, ऊपर महिला रहेगी, ठीक है। नीचे कौन रहेगा? पुरुष, नीचे पुरुष रहेगा और बीच में जो है औसत साक्षरता दर रहेगा, औसत, ठीक है। तो 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 56%। पुरुष साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 78%। और पुरुष महिला का औसत साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 67%। एकदम याद रख लीजिएगा, इसी तरह से लिख करके क्या लिखिएगा फिर से एक बार देख लीजिए। तो 5, 6, 6, 7, 7, 8 महिला, ऊपर पुरुष, नीचे और बीच में साक्षरता औसत दर, ठीक है। ये कंप्लीट आप कर लीजिएगा ना। ये साक्षरता दर से एक प्रश्न आपका निकल के आ रहा है आपके एग्जाम में, क्लियर रहिएगा एकदम, ठीक ना। तो आपको देखिए हम सारा चीज़ जहाँ पर होता है ट्रिकी उसको भी कंप्लीट करवा दे रहे हैं, जहाँ पर जैसे है आपको सारा कुछ इसमें मिलेगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया झारखंड में 2011 साक्षरता दर, तो ये हो गया आपका महिला का है जनगणना, महिला कुल साक्षरता दर है, तो कुल साक्षरता दर कितना हो जाएगा? तो आपको बोला था 5, 6, 6, 7, 7, 8, तो ये कुल साक्षरता दर बीच वाला है, तो 6, 7 होगा। 6, 7 किस में है? सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? ये जनगणना आपको अभी न्यू सिलेबस में देखना है, ठीक है। तो आपको हम बोले 5, 6 लिखो भाई, 6, 7 लिखिए, 7, 8 लिखिए,
ये ऊपर वाली महिला होगी, नीचे वाले पुरुष होंगे और ये बीच वाले औसत होंगे। तब आपसे पूछ दिया महिला साक्षरता दर कितनी है, तो महिला कितनी है, ऊपर में है 5-6 यानी 56%। 56% किस में, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा इस तरह से। 2011 के जनगणना के आधार पर पुरुष साक्षरता दर कितना है, लिखे थे अभी 5-6, 6-7, 7-8, ये महिला, ये पुरुष। हाँ, महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, औसत साक्षरता दर। तो पुरुष साक्षरता दर 78%, राइट आंसर सी 78% हो जाएगा। ठीक है, जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड का लिंगानुपात क्या है, जेटेट में पूछा गया है 2016 में। ठीक है, लिंगानुपात कितना है, 947, 950, 996, 830। ठीक है, तो 2011 के आधार पर जो झारखंड का लिंगानुपात है वो है आपका 947। क्या है, 947। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, ये आपको पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। 1011, 1098, 1099, 1100। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है आपका 1098 है, याद रखिएगा 1098। पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या चाहिए आपको बताना, 100, 101, 108, कोई नहीं। ठीक है, तो पुलिस से यदि आप हेल्पलाइन लेना चाहते हो उसके हेल्पलाइन नंबर 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है, एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है, एम्बुलेंस आप लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर क्या है, 100-001, 108, 102। तो एम्बुलेंस के लिए आपका जो आता है वो आपका है 108। ठीक है, 108। कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण, वायु, जल, मिट्टी या सभी। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका तुरंत निर्माण किया जा सकता है, बहुत कम समय में ही इसको फिर से उत्पन्न किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये आपका नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये वायु जो है नवीकरणीय संसाधन है, इसके बिना जीवन असंभव है, रुक जाए तो नहीं होगा। ठीक है, मिट्टी का भी निर्माण बहुत जल्द होता है, ये भी नवीकरणीय संसाधन है, और जल भी नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो जिसका तुरंत निर्माण हो सकता है, प्रकृति से मिला हुआ चीज़ है जो हर समय निर्माण होते रहता है, वो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यदि जल की आप बात करेंगे, ठीक है, तो जल क्या होता है, तो गर्मी के दिनों में वाष्प बन के ऊपर चला जाता है और बरसात के दिनों में फिर आ जाता है। तो इसका चक्रण, पुनः चक्रण हो जाता है, बहुत जल्द चक्रण हो जाता है साल भर के अंदर, तो इसलिए नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी सभी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, वैसे संसाधन जिसको दोबारा बहुत जल्दी निर्माण किया जा सकता है सभी नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्लियर। इसमें कौन अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी। ठीक है, देखिए कोयला एक बार यदि जिस खान से समाप्त हो गया तो उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो जिसका निर्माण होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसका तुरंत भर में नवीकरण नहीं किया जा सकता है, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसलिए कोयला अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम अनवीकरणीय, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है, राइट आंसर डी सभी होगा। ठीक है, चलिए वैसे संसाधन जिसकी एक बार समाप्ति हो जाने के बाद दोबारा निर्माण होने में 100 से ज़्यादा वर्षों तक का समय लग जाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। तो आप लोग नवीकरणीय अनवीकरणीय भी समझ लें। क्लियर। अगला है, दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, जो दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी पौधे हो गए ऐसे, खास करके यहाँ पर आप ले सकते हैं चना ले सकते हैं, दाल वाले पौधे अरहर ले सकते हैं, ये सब दलहनी पौधे में जो आ गए दाल वाले पौधे, उसमें क्या पाया जाता है, सूक्ष्मजीव जो पाया जाता है बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है, हरा फल, लेग्यूम, राइजोबियम, कोई नहीं। ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया जो पाया जाता है वो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये राइजोबियम क्या करता है, तो मिट्टी को पोला करता है, उसमें नाइट्रोजन गैस छोड़ देता है, जिससे मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ बनती है। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा। जल कैसा संसाधन है, बहुत बार पूछा हुआ है कि जल कैसा संसाधन है, आपको बताना है। ठीक है, तो जल का निर्माण होने में कितना लगता है, तो बहुत ही कम समय में जल का दोबारा चक्रण हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी नदी में पानी है, अभी मान लीजिए, लेकिन ये गर्मी के दिनों में क्या होगा, पानी वाष्पीकरण के माध्यम से सूख जाएगा। ठीक है, तो ये पानी तो यहाँ समाप्त हुआ, लेकिन ये पानी क्या होगा, वर्षा का दिन जैसे ही आएगा तो ये वाष्पीकरण जितना हुआ बादल बन के फिर पानी गिर जाएगा, अब फिर नदी में देखिएगा दोबारा पानी आ गया। तो ये क्या हो गया, बहुत जल्दी जिसका निर्माण हो गया दोबारा, तो वो नवीकरणीय संसाधन है। तो राइट आंसर ए होगा, नवीकरणीय संसाधन में चला जाएगा। पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, पृथ्वी के भूपृष्ठ का
कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 1/3 भाग, 2/3 भाग, 3/4 भाग या सभी? ठीक है, तो पृथ्वी के भूपृष्ठ का लगभग कितना भाग घिरा हुआ है? तो देखिए यहाँ पे देखिए 2-3 किताब में आपको अलग अलग कुछ दिया हुआ है, किसी में 2/3 दिया है, किसी में 3/4 दिया है। ठीक है, ये तो डाउटफुल है, लेकिन ज़्यादा जो अच्छा यहाँ पे जो माना गया है वो आपका 3/4 भाग माना गया है। ठीक ना, तो देखिए होता क्या है कि जब भी आपको जैसे आया ना प्रश्न आया तो आपको क्लेम का भी अवसर दिया जाता है। तो 2/3 भाग भी आपको कोई किताब में मिला है, आपको हम दिए हैं, और 3/4 भी है, जैसे आरटी किताब में ही दोनों में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3/4 है, और एक पर्यावरण किताब है जलमंडल, वहाँ पर देखिएगा 2/3 है। बात समझ गए? तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना है, आपको दोनों में रहेगा, आप किसी का ऑप्शन दे सकते हैं। अगर इस तरह का 2/3 3/4 दोनों ऑप्शन आ गया तो 1 नंबर सभी को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सभी जगह आप उसको क्लेम कर सकते हैं, किताब को दिखा सकते हैं। इसीलिए देखिए जेसीईआरटी पढ़ने से यही है कि आप जब क्लेम करेंगे तो आपको उसका प्रमाण देना पड़ता है, तो आप उस किताब से दे सकते हैं। ठीक ना, इसमें कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, लोहा या सभी? ठीक है, तो वैसे खनिज जो धातु के हैं तो उसको धात्विक खनिज कहेंगे। तो सोना धातु है, चांदी धातु है, लोहा धातु है, तो ये सभी धातु खनिज हैं। खनिज होते हुए भी क्या है? धातु है। तो खनिज होते हुए धातु, इसलिए इसको धात्विक खनिज के अंतर्गत हम लोग लेके जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? आपको बताना है कि इसमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम या सभी? ठीक है, तो अधात्विक खनिज कौन होते हैं? तो जो अधातु के बने होते हैं, जो धातु नहीं होते हैं। जैसे खनिज तो पृथ्वी के अंदर से ही निकलते हैं, पृथ्वी के अंदर से निकला इसलिए खनिज है। अब पृथ्वी के अंदर से धातु वाला खनिज भी निकल रहा है और अधातु वाला भी निकल रहा है। ठीक है, तो धातु वाला जब निकल रहा है तो उसको आप धात्विक खनिज कहिएगा, और अधातु वाला जब निकल रहा है तो अधात्विक खनिज कहिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो अधात्विक खनिज में चूना पत्थर भी होगा, अभ्रक भी होगा, जिप्सम भी होगा, क्योंकि ये सभी अधातु हैं। ठीक है, क्लियर? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है? चीन, भारत, ईरान या इराक? तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश जो है आपको चीन को माना जाता है, चीन है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? चीन, भारत, ब्राज़ील या ईरान? ठीक है, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश आपका खुद का देश भारत देश है। तृतीय क्रिया में शामिल किया जाता है, तृतीय क्रिया में शामिल किया जाता है यातायात, संचार, विज्ञापन, सभी। तो अभी देखिए हमने बताया प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया क्या होता है? तो जो द्वितीय क्रिया को आगे बढ़ाने में, बाजार में ले जाने में, कैसे पहुंचेगा, उसमें जो सहायता करता है वो तृतीय क्रिया होता है। तो उसमें सहायता करता है संचार का साधन। देखिए आपको जैसे यहाँ पे अगर गेहूं बेचना है तो आप प्रचार में दिखाइएगा, आशीर्वाद का आटा टीवी पर दिखाता है, मोबाइल पर दिखाता है, तो आप क्या करते हैं? ये उसका विज्ञापन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, संचार फैला रहे हैं, या किसी आटा के बारे में महत्व बता रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? आपका बिक्री होता है। यातायात, मान लीजिए कि आपके घर में यहाँ पर देहात में आटा आपने पिसवाया, अब उसको बाजार तक ले जाने के लिए आपको यहाँ पर ट्रक से, तो आप यहाँ का माल बेच देते हैं दूसरे जिला में, दूसरा जिला का राज्य में, इस तरह करके बेचते हैं, यातायात। और एक होता है विज्ञापन, विज्ञापन के माध्यम से आप किसी चीज़ का प्रचार कर रहे होते हैं, जिससे कि आपका द्वितीय क्रिया का क्षेत्र मजबूत होता है और उसका बिक्री होता है। तो द्वितीय क्रिया में जो सहयोग करते हैं काम को आगे बढ़ाने, उसको तृतीय क्रिया कहते हैं। और तृतीय क्रिया में यातायात भी आएगा, संचार भी आएगा, विज्ञापन भी आएगा, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे नोट्स बना दिया गया है। तृतीय क्रिया में वैसे क्रिया को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक और द्वितीय क्रिया क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं, जैसे दुकानदार, बाजार, कर्मचारी, ब्यूटी पार्लर, ड्राइवर, डॉक्टर, ये सभी जो है तृतीय क्रिया में जुड़े हुए हैं। झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? 37.30, 32%, 29% या 35%? झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? ठीक है, तो एक देखिए किताब के जेसीईआरटी किताब के जो हवालात है उसके आधार पर 37.30% भूमि जो है कृषि योग्य है। किताब में यही चीज़ दिया हुआ है आपको। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्ड यानी इगोली के नाम से किसको जाना जाता है? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका? कोई नहीं। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्ड जिसको इगोली कहते हैं वो दक्षिण अफ्रीका को जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट्स लिख दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग इगोली अर्थात सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से गोल्ड से जाना जाता है। देन दक्षिण अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है वो गोल्ड के नाम से मशहूर है, वहाँ पर गोल्ड सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है,
दक्षिण अफ्रीका का किम्बरेले खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अफ्रीका का किम्बरेले खान किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, चांदी के लिए, हीरा के लिए या मोती के लिए? दक्षिण अफ्रीका में सिटी ऑफ गोल्ड जो इगोली के नाम से जाना जाता है, और एक कहाँ है जोहान्सबर्ग में, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको सोना के लिए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका का किम्बरेले खान, याद रखिएगा, किम्बरेले खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या कोई नहीं? विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश जो है आपका वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र है? झारखंड में कोयला उत्पाद झरिया, धनबाद, गिरिडीह या सभी? ठीक है। तो सबसे पुराना तो आपका झरिया हो गया। ठीक है, झरिया, उसके बाद धनबाद, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद सभी। ठीक है, यानी कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र झारखंड में कौन कौन है? तो आपको झरिया भी है, धनबाद भी है, गिरिडीह भी है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ये सभी कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। झारखंड में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट या कोई नहीं? ठीक है, सबसे ऊंची और उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है, और दूसरा बिटुमिनस। तो झारखंड में जो है कि थोड़ा सा लो स्तर का कोयला पाया जाता है, यानी बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस इसका राइट आंसर होगा। झारखंड में पहली बार कोयला का उत्खनन किस वर्ष हुआ? पहली बार कोयला का उत्खनन किस वर्ष हुआ? 1802 ईस्वी, 1806 ईस्वी, 1894 ईस्वी या कोई नहीं? ठीक है, तो झारखंड में पहली बार कोयला का उत्खनन जो है आपका 1894 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1894 ईस्वी में झरिया, धनबाद में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है? झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है? 29.6, 25, 23 या 27? ठीक है, तो झारखंड राज्य का लगभग 29.6% भूभाग पर आपको वन पाया जाता है। एग्रीकल्चर का संबंध किससे है? आपको बताना है एग्रीकल्चर का संबंध किससे? कृषि कार्य, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, फूलों की खेती। ठीक है, ये पार्ट्स आपका बनाया गया है। जितना भी कल्चर, ये आपको पर्यावरण की किताब में दिया हुआ ज्योग्राफी के कल्चर, एग्रीकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, सब कल्चर का बताया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ एक कल्चर से प्रश्न निकल के आपको आता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का संबंध किससे होगा? तो एग्रीकल्चर का संबंध जो है आपको कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर का संबंध। क्लियर? विटीकल्चर का संबंध किससे है? कृषि कार्य, मत्स्य उत्पादन, अंगूरों का उत्पादन या फूलों की खेती। ठीक है, विटीकल्चर का संबंध किससे है? ठीक, विटीकल्चर का संबंध जो है आपको अंगूर के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, विटीकल्चर। हाँ, पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन, अंगूर उत्पादन, फूलों की खेती। देखिए, ये प्रश्न जो है आपको 1000 से ज़्यादा बार आ गया पीसी कल्चर। ठीक है, 1000 ज़्यादा बार आपका झारखंड टेट का भी ई आया हुआ प्रश्न है। तो पीसी कल्चर का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो पीसी कल्चर जो है आपको मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है। पीसी कल्चर जो है फिशर से जुड़ा हुआ है ना, तो ये मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है, याद रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 2014 ईस्वी, 2015 ईस्वी, 2016 ईस्वी या 2018 ईस्वी? ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो शुभारंभ है वो 2016 ईस्वी में किया गया है। इसमें कौन मानव निर्मित संसाधन है? इसमें कौन मानव निर्मित संसाधन है? ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव निर्मित संसाधन होते क्या हैं। ठीक है, तो मानव के द्वारा जो चीज़ निर्मित किया गया है संसाधन, ठीक है, वो मानव निर्मित संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिसका निर्माण मानव ने खुद किया है वो मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। अब देखिए, कैंसर उपचार की दवा बताइए, भगवान थोड़े कैंसर उपचार की दवा दे करके भेजे हैं, या प्रकृति से थोड़े मिलता है, यह मानव के द्वारा बनाया गया है, तो यह मानव निर्मित संसाधन है। रेलगाड़ी का निर्माण बताइए कौन कर रहा है? लेबर लोग कर रहे हैं, हमारे श्रमिक लोग कर रहे हैं, तो ये आदमी के द्वारा किया जा रहा है, तो ये मानव निर्मित संसाधन है। सड़क का निर्माण, सड़क निर्माण में देखिए कितने इंजीनियर, कितने हेल्पर, कितने श्रमिक सब लगे हुए हैं, यानी मानव बना रहा है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन है। राइट आंसर डी, यानी सभी हो जाएगा। यानी मानव जो संसाधन का निर्माण करता है वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। तो जो हमें प्रकृति ने दी है उस पर मानव का कोई अधिकार नहीं है, मानव उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, मानव ने उसको नहीं बनाया है, तो जो प्रकृति हमें खुद हमारे लिए दी है वो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है आपसे पूछा है? नदी, सड़क, मानव या कोई नहीं? ठीक है, तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन जो है वो मानव संसाधन है, और इसमें राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो नदी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नदी। मानव इसलिए नहीं होगा कि मानव एक खुद संसाधन है। महासागर का जल किस प्रकार का जल है? लवणीय जल, खारा जल, नमकीन जल, सभी। महासागर का जल लवणीय
खारा भी, नमकीन भी, यानी राइट आंसर डी सभी, इसलिए यह पीने लायक नहीं होता है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग महासागरीय या लवणीय जल है? 57, 97, 88 या 82? तो 97% भाग जो है हमको समुद्र या महासागरों का जल मिलता है। सिर्फ 3% भाग जो है यहाँ पर पीने लायक है, पीने योग्य जल आपको मिलता है। ठीक है, की संख्या कितनी है आपको बताना है कि वेद कितने हैं, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो आप जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, जिसमें पहला का नाम होता है ऋग्वेद, फिर होता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 है, वेदों की संख्या 4 है। प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? प्रश्न यह जो है 101 बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, उपनिषद की संख्या है 101, 102, 103 या 108। ठीक है, तो उपनिषद की संख्या जो है वो आपका 108 है। ठीक है, कितना है? 108 है। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मुरंड, मुंड, खोखरा या खोरठा। ठीक है, तो जो वायु पुराण है उसमें झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए याद रखिएगा, वायु क्या होता है? वायु क्या होता है? तो वायु मुड़ जाता है, मुड़ जाता है माने मुड़ जाता है। अभी पूरब की ओर है तो फिर पश्चिम की ओर, कभी उत्तर का हवा कभी दक्षिण, वायु मुड़ जाता है, याद रखिएगा। तो मुर मतलब हो जाएगा मुरंड। ठीक है, मुर मतलब मुरंड, तो वायु मुड़ जाता है, तो मुर माने मुरंड, याद रखिएगा। तो वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुरंड के नाम से जाना जाता है। एकदम क्लियर हो लीजिएगा, इस तरह से कुछ कुछ आप देख लीजिएगा तो आपको यहाँ से 100% प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुरंड, मुंड, खोखरा या विजित प्रदेश। ठीक है, विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? देखिए याद रखिएगा, विष्णु, विष्णु मुंड में है, किस में है? मुंड में है, तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अभिज्ञान शंकुतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट। ठीक है, अभिज्ञान शंकुतलम किसके द्वारा लिखा गया है? एक पुस्तक से प्रश्न हर राज्यों के पात्रता परीक्षा में रह रहा है, इसलिए। और यह पुस्तक आपको देखिए बहुत है, पुस्तक की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको बस देखिए 4-5 जो पुस्तक उसको खाली याद रखना है। क्या है? क्या जैसे आरटी में जो पुस्तक का चर्चा है बस उतना ही आपको देखना है, तो इसे पढ़िएगा तो बहुत विस्तृत है और नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभिज्ञान शंकुतलम किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मेघदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट। ठीक है, मेघदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, मेघदूत नामक पुस्तक जो है आपको यहाँ पे कालिदास के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न ये भी पूछा गया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस जो लिखा गया है पुस्तक वो आपको विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट। ठीक है, ये प्रश्न 1001 पर पूछा गया है, तो याद रखिएगा। बहुत बार ये प्रश्न हर्षचरित आया हुआ है, हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, और जेसीईआरटी किताब से रिलेटेड है। ठीक है, तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया, देखिए वानभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट। ठीक है, ये भी प्रश्न लगभग 101 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हर जेएसएससी की एग्जाम जो झारखंड में उसमें भी आया है, और हर जगह के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी आया है 6 to 8 का। ठीक है, तो कादम्बरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है कादम्बरी नामक पुस्तक। ठीक है, सैन्य सभ्यता के मोहरे अधिकांशतः किसका बना होते था? ठीक है, सैन्य सभ्यता के मोहरे अधिकांशतः किसकी बनी होती थी? ठीक है, सेल खड़ी, कांचली मिट्टी, गोमेद या चट पत्थर। सैन्य सभ्यता की मोहरे अधिकांशतः किसकी बनी होती थी? ठीक है, जो सैन्य सभ्यता थी उसमें जो मोहरे बनती थी वो सेल खड़ी की बनती थी। किसकी बनती थी? सेल खड़ी की सैन्य सभ्यता में मोहर बनती थी। आहत सिक्के को समझा जाता था, आहत सिक्के को समझा जाता था सबसे महंगा सिक्का, सबसे प्राचीन सिक्का, सबसे महानतम सिक्का या सबसे पुरखमंड सिक्का। ठीक है, आहत सिक्के को क्या समझा जाता था? तो आहत सिक्के को सबसे प्राचीन सिक्का के नाम से समझा जाता था। सबसे प्राचीन सिक्का को आहत सिक्का माना जाता है। राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की? कलहन, अशोक, कौटिल्य, कोई नहीं। ठीक है, राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की? कलहन, अशोक, कौटिल्य, किसने? ठीक है, राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना
कल्हन के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? राजतरंगिणी। बहुत बारी प्रश्न आया है राजतरंगिणी, एकदम बैठा लीजिएगा दिमाग में, क्योंकि आप सभी का यहाँ से प्रश्न आ रहा है इस PDF से। ठीक है, तो राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना कल्हन के द्वारा किया गया है। राजतरंगिणी पुस्तक में किस जगह का वर्णन मिलता है? पाकिस्तान, बंगाल, कश्मीर या कोई नहीं। ठीक है, तो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? कल्हन। और कल्हन में कहाँ की चर्चा है? कश्मीर। ठीक है, तो राजतरंगिणी पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है? कश्मीर की जगह का वर्णन मिलता है। अशोक का ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, रिजु भाषा या कोई नहीं। ठीक है, तो अशोक का जो अभिलेख है वो ज़्यादा अभिलेख जो है आपका प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अड़माइका लिपि या कोई नहीं। ठीक है, तो अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो आपका यहाँ पर जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसको कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गणित, विज्ञान, भूगोल या अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए, चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो है आपका अर्थशास्त्र। ये प्रश्न 1001 बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 1001 बार आपका पूछा गया है। राइट आंसर इसका अर्थशास्त्र होगा। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? गणित, विज्ञान, इंडिका या रसायन शास्त्र। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम किसका? इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। दोनों प्रश्न पूछा गया है। मेगास्थनीज कहाँ का निवासी था? राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, वर्धमान का, कलकत्ता का, कोई नहीं। ठीक है, तो मेगास्थनीज कहाँ था? सेल्यूकस का राजदूत था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आपका गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, महावीर या कोई नहीं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 561 ईस्वी पूर्व, 562 ईस्वी, 563 या 565। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल की तराई में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में या सभी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व, नेपाल की तराई के कपिलवस्तु में, और कौन गांव में? लुम्बिनी वन में हुआ था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, सुदोधन, सुदामा या कोई नहीं। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, सुदोधन, सुदामा या कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था। ठीक है, कौन था? सुदोधन था। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह या कोई नहीं। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया। किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह या कोई नहीं। जो हमारा जैन धर्म है, जैन धर्म के जो संस्थापक हुए वो आपका होगा महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए? किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए? ये प्रश्न बहुत बार आया है, 1001 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है, बार बार ये भूलवाता है प्रश्न, इसको देख के जाइएगा। तो किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे? तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ये भी प्रश्न आया हुआ कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे? ठीक है, गौतम बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, ऋषभदेव थे या कोई नहीं। तो जैन धर्म का जो 24वां तीर्थकर होगा वो आपका महावीर स्वामी थे। कौन थे आपका? महावीर स्वामी थे। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953, 1954। ठीक है, भारत में जो सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 1001 से ज़्यादा बार पूछा गया है, बहुत बार आया हुआ है। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल JCERT से ही आ रहा है, तो सभी को देख के जाइएगा।